क्यों अमेरिका ने इनके ऊपर बम गिराया, क्यों अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस कर दिया। तो ऐसी होती है भाई जापान के गाँव की ट्रेन। दिस इज़ द हाइपो सेंटर ऑफ द नागासाकी बम। इसी से 500 मीटर ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सुबह सुबह नहा धो के ये देखिए अपने जिमनी, ये छुटकी सी जिमनी यार बड़ी प्यारी लगती है भाई। मैं कह रहा हूँ अगर काश इंडिया में लॉन्च हो जाती मज़े आ जाते, पर कोई नहीं। जो अभी इंडिया में लॉन्च हो रखी है वो भी कोई इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन ये छोटी वाली ज़्यादा प्यारी लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे वाली की कैपेबिलिटी जो अभी वाली जिमनी है ना 5 डोर, उससे भी ज़्यादा है। तो भाई अभी मेरी लोकेशन, मैं एकदम नागासाकी के बिल्कुल पास हूँ, और आप बोल सकते हो जिस जगह पर मैं हूँ इस जगह का नाम है शिनओमुरा। और शिनओमुरा से अभी सबसे पहले भाई मुझे मेट्रो पकड़नी है यार, नाम भूल जाता हूँ मैं, आगे बड़े कन्फ्यूजिंग से नाम है। वो सामने देखो एक और जिमनी। अपने इंडिया वाली जिमनी और यहाँ वाली जिमनी में ना आपको दिन रात का फ़र्क मिलेगा, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे मॉडिफिकेशन बड़ी अच्छी अच्छी करवा रखी है। ये देखिए भाई वो जापानीज़, बाय बाय। वो छोटा सा है ना तालाब सा नहीं बनाते वो जापानीज़ जिसके अंदर मछलियाँ रखते हैं, एकदम वैसा सा ही था भाई। जापानीज़ गांव है तो प्यारे यार, ये बात तो माननी पड़ेगी इनकी। ये वाली जो लाइन है ना, इसी को पकड़ के मैं नागासाकी की तरफ जाने वाला हूँ अभी। ऊपर से वो जो ब्रिज दिख रहे हैं वो है शिनकानसेन का, बुलेट ट्रेन का। लेकिन बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज आगे पड़ता है, और जब तक वो आएगी इससे अच्छा है कि मैं लोकल ट्रेन पकड़ के क्रॉस करके चला जाऊँ मात्सुबारा स्टेशन। हाँ, मात्सुबारा स्टेशन पे जाके मुझे लोकल ट्रेन पकड़नी है, जहाँ पे भाई कल रात को मैं था, आधे घंटे वेट किया मैंने। अरे छोटा हाथी, इस टाइप के छोटे हाथी जापान में बहुत दिख जाएंगे। मुझे लगता है कि अपने इंडिया में भी जो ये कंसेप्ट है ये जापान से ही आया होगा, पर जापानी इसमें पीछे रह गए। अपनी इंडियन कंपनी बाजी मार गई, टाटा टाइप। 230 मीटर और बाकी है बस भाई, ज़्यादा दूर नहीं है। घर एकदम अमेरिकन स्टाइल वाले दिख रहे हैं, और इसके आगे भाई पूरा समंदर है। उस साइड अगर आप जाओगे ना, 11:06 6 गोइंग टू इशाया, इशाया एंड देन नागासाकी। ओके, arigatou gozaimasu. And this is Matsu. Isahaya. And from Isahaya, or even from here, I can take the Shinkansen, yeah? Shinkansen, yeah. Shinomura. This or this Takemachi Station. Shinomura しか止まらないんだけど。Shinkansen. So it's better to go in this one or from Shinkansen, which is far. So go to Shinomura, change, and then go to. You should change. Okay. Okay. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. 乗車すると向こうですか、やっぱり。だけ渡ってそこからね渡ると。は？ちょっとここまで来て。Okay. You should go here. Oh, on the other side. Yeah, the other side. Okay. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Arigatou gozaimasu. ये पहुंच गया हूँ भाई मैं मात्सुबारा। ये असमीज़ नाम लग रहा है मुझे, मात्सुबारा। तो ये मात्सुबारा स्टेशन है, यहीं से मुझे वो ट्रेन मिलेगी। इन गांव के स्टेशनों की देखो ऐसे नहीं है कि हालत ख़राब है, लेकिन मेंटेनेंस, ये छोटे छोटे पत्तियाँ वत्तियाँ उगना, ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। और मे भी ये हो सकता है कि ये लोकल लाइन है, शिनकानसेन पर ही आपको इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये जो लोकल वाली लाइन है ना, इसके ऊपर है भी सिंगल लाइन ही है, डबल लाइन नहीं है। और ज़्यादातर जो शिनकानसेन है ना, वो आपको हमेशा ही उस पर मिलेगी, क्या नाम है, डबल लाइन पे, एक जाने की और एक आने की। मात्सुबारा, ये हमारी वाली ट्रेन तो नहीं लग रही है, ये आई थिंक दूसरी साइड जाएगी, क्योंकि मुझे
उस साइड दूसरे शहर रह गए, नागासाकी उस साइड रह गया। हाँ अरे हाँ, प्लेटफॉर्म भी दूसरे पे आ रही है। अच्छा पब्लिक बसेस भी हैं क्या इन्हीं के टाइम की? नागासाकी KNE बस। तो ऐसी होती है भाई जापान के गाँव की ट्रेन। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है या फिर पेट्रोल ट्रेन है? आई थिंक पेट्रोल ट्रेन है, उधर टैंक दिख रहा है, पेट्रोल या डीजल जो भी है। आ गई भाई ट्रेन। अच्छा ये ट्रेन भी है ना लंबी, इसीलिए रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग है। सिंगल ट्रैक है तो यही लफड़ा होता है भाई। और मज़े की बात देखो यार, कोई वहाँ पे टिकट चेक करने वाला नहीं है, सिर्फ वहाँ पे टिकट आप ख़रीद सकते हो। सारा काम ऑनेस्टी के ऊपर ही चल रहा है। डिब्बे टिपिकल अपने मेट्रो की तरह ही हैं। अभी यहाँ से ना अभी आएगा इशाहाया स्टेशन, और इशाहाया स्टेशन से दूसरी ट्रेन चेंज करके जो शिनकानसेन है वही पकड़नी है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि जापान के गांव में एक दिन बिताना पड़ेगा, मस्त मस्त लग रहे हैं। ये वाली जगह मुझे सच में बड़ी पसंद आ गई। यहाँ पे आप खड़े होके पूरा वो देख सकते हो कि ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। एकदम अच्छी तरीके से जगह भी बना रखी है। और आई थिंक अब हम पहुँच गए हैं इशाहाया स्टेशन, जहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करके ये जो राइट साइड में आपको ब्रिज दिख रहे हैं ना, ये वाले जो ब्रिज है इनके ऊपर से शिनकानसेन आएगी। ये भाई पहुँच गया हूँ मैं नागासाकी के रेलवे स्टेशन के ऊपर। भाई अब बस मिल गई है, बाहर निकल गया हूँ मैं नागासाकी के रेलवे स्टेशन से। बस ये कॉइन लॉकर मिल जाए तो यहाँ के लगभग क्या हर रेलवे स्टेशन का ना ऊपर आपको ये कॉइन लॉकर मिल जाएंगे। कॉइन लॉकर क्या सिस्टम है भाई, ये मैं अपना बैग रख दूंगा, ये बड़े वाला, इससे छोटे वाला ही देखूंगा मैं। 700 700 700। ये देखिए ये 500 येन का है। एक बार रुकिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख के आपको दिखाई देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। थोड़ा चिंदीपना तो है लेकिन शायद आ ही जाएगा इसमें। ये देखिए भाई आ गया, परफेक्ट है ये। अब इसके अंदर मुझे 500 येन के कॉइन डालने पड़ेंगे। 1 2। तो यहाँ पे ना इसी के नीचे एक मशीन है जिसमें मुझे खुले मिल जाएंगे। तो 1000 का नोट डाल दिया है मैंने, उसमें ये आ गया। तो अब देखिए ये नोट मिल गया। अब ये 100 का डालते ही ये देखिए हो गया बंद। अपना बैग रह गया इसके अंदर। अब आई थिंक मैं इसको एक बार ओपन करती फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो भाई 300 रुपये में आप कर सकते हो। ये हो गया बंद मेरा। ये है नंबर 5051। चलो अब चलते हैं बाहर घूमने। बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो। मैं अभी भैया पूरा सीख गया हूँ। सुमिमासे मतलब एक्सक्यूज़ मी और सॉरी। अरिगातो गोजाइमासु, अरिगातो मतलब मैं तो अरिगातो ही बोलता हूँ लेकिन जनता प्रेफर करती है यहाँ पे अरिगातो गोजाइमासु, तो मैं वो भी अब बोलने लग गया और अरिगातो गोजाइमासु। ये पूरा एकदम फॉर्मल थैंक यू है। तो फॉर्मेलिटी के मामले में और इन सब चीज़ों के मामले में, पोलाइटनेस के मामले में भाई जापानी बहुत ज़्यादा आगे है। तो आपको है ना ये लगेगा कि यार इतने भोले बंदे, इतने मस्त बंदों के साथ इतना बुरा कैसे हो गया। मतलब कि क्यों अमेरिका ने इनके ऊपर बम गिराया, क्यों अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और
नागासाकी को तहस नहस कर दिया। तो भाई उसके पीछे की भी एक बहुत तगड़ी स्टोरी है। सबसे पहले बात क्या है यार, जापान ने ना 19th सेंचुरी में 1800s में अच्छे खासे रिफॉर्म्स किए और उसके बाद जापान की जो इकोनॉमी है भाई मस्त चलने लग गई, एकदम बूम आया। फिर धीरे धीरे जापान ने अपना जो वो था वर्चस्व है वो जमाना स्टार्ट किया। कोरिया को अपने अंडर ले लिया, चाइना के बहुत सारे जगह थी वो अपने अंडर ले ली। मार्शल आइलैंड जो भाई आज अमेरिका का पार्ट होता है, वो एक अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है, वो पहले जापान के अंडर आता था। तो आसपास जो ऊपर कमचातका है, ऊपर कुरिल आइलैंड्स हैं, इन सब के ऊपर भाई जापान की पैसिफिक में जापान बहुत बड़ा एक एंटिटी उभर के निकला 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जापान ने भाई अलाइड पावर का साथ दिया, ब्रिटिशर्स के साथ में मिलके उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट लड़ा। और उसके बाद भाई जो जर्मनी के इस वाले एरिया में मतलब कि पैसिफिक में जितने भी उनके वो थे, उनके अंडर जो जो चीज़ें आती थी वो सब ले ली। जैसे आपको याद होगा, मैं चाइना में एक शहर में गया था चिंगदाओ, जहाँ से चाइना की सबसे फेमस बियर आती है सिंगताओ, वो वाला एरिया जर्मनी के अंडर आता था क्योंकि जर्मन्स ने वहाँ पे बियर फैक्ट्री लगाई थी और वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था। वो जगह भी जर्मन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा तो जापान ने ले ली। फिर जापान ने चाइना का मंचूरिया ये सारी एरिया कवर कर लिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड हारने के बाद जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साई बोलते हैं, जब वो साइन हुई, उस टाइम पर है ना जापान को उतनी इज्जत मिली नहीं, जापान को टॉक्स में इंक्लूड नहीं किया। मतलब जापान इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर होने के बाद भी, जापान का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होने के बाद भी, एक तो अमेरिका वालों ने इमिग्रेशन बैन लगा दिया जापानीज़ के ऊपर, और बहुत सारे है ना उनको रेसिज्म फील करनी पड़ी कि भाई हम इतनी इंपॉर्टेंट पावर हैं दुनिया के अंदर, फिर भी हमें वो तवज्जो नहीं मिल रही है। और ये बात सच में थी भाई, जापान ने उस टाइम को खुद को बहुत अच्छा कर लिया था और उस टाइम तक जापान ने ना एट्रोसिटीज़ करनी चालू भी नहीं की थी। नॉर्मल सा ही था, जैसे एक जो पावर बिहेव करती है कि भाई पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, उस टाइप में नहीं, उतना नहीं था लेकिन उतना नहीं था। लेकिन जापान को इज्जत नहीं मिल रही थी और वो सारी चीज़ें, और जापान को डर भी लगने लग गया। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जापानी थोड़े हर्ट हो गए। फिर भाई चीज़ें दूसरे तरीके से होनी स्टार्ट होती हैं। धीरे धीरे जापान के अंदर भी आया कि भाई यार हम इतनी वो हैं, हमें वर्ल्ड, हमको चाहिए फुल इज्जत, वो गुड्डू भैया टाइप वाली बात। फिर चीज़ें भाई उल्टी होनी स्टार्ट होती हैं। धीरे धीरे जापान की इकोनॉमिकल पावर बढ़ती गई और धीरे धीरे फिर जापान के जो सपने थे वो बढ़ते गए। उन्होंने चाइना को हथियाना स्टार्ट किया। चाइना में सबसे पहले मंचूरिया, शंघाई वंघाई हर जगह पर अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया। फिर और नीचे की तरफ पहुँचते गए। धीरे धीरे करके भाई जापान एक टाइम पर इतना बड़ा हो गया था और जापानियों ने फिर भाई अत्याचार करने स्टार्ट किए। और फिर आगे की स्टोरी आपको पता ही है भाई, किस तरीके से क्या क्या हुआ। जापानियों ने नानजिंग करके एक जगह है, वहाँ पे इतने चाइनीज़ों को मारा था, इतने ज़्यादा रेप किए थे, मास रेप्स हुए थे। वो नानजिंग में से कह रहे, उसकी कहानियाँ होती हैं। फिर कोरिया में भी बहुत खतरनाक चीज़ें की जापानीज़ ने। मतलब कि दुनिया ने, जर्मनी ने जो एट्रोसिटीज़ की वो दिखा दिए हैं, लेकिन जो एट्रोसिटीज़ जापानीज़ ने की थी ना, वो अभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाई हैं। तो ये चीज़ के कारण भाई अमेरिका को लग रहा था भाई जापान कंट्रोल में नहीं आ रहा। एक चीज़ और देखना आप, अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाओगे ना, जापानीज़ आर मोर प्राइडफुल इन देयर नेचर एज़ कम्पेयर टू जर्मन्स और दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले। जापानीज़ पीछे हटने का इनाम नहीं ले रहे थे। अब इसमें ना बहुत सारे फैक्टर हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जापान को ये करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक जापान ने जब सरेंडर किया तो जापान ऑलमोस्ट अपनी लैंड का 13% हिस्सा लूज़ कर चुका था। कुछ हिस्से चाइना को वापस मिल गए थे जो चाइना के थे पहले, कुछ हिस्से कोरिया नई कंट्री बन गई थी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। कुछ हिस्से भाई जो ये आइलैंड है, कुरिल आइलैंड, कमचातका टाइप, ये यहाँ से जो रशिया साइड जो आइलैंड है वो रशिया ने वापस रशिया उनसे लेके चला गया था। तो जापान को 13% का लैंड का लॉस हुआ, जान की लॉस आप से देख ही सकते हो। जो जापान की प्राइड थी वो चली गई थी। ऑलमोस्ट जापान को भाई कतई घुटनों पे टेक दिया था। लेकिन फिर भी जापानियों की आप पावर देखिए भाई, एक टाइम पर वापस से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। छोटा सा आइलैंड का देश एक बार जिसे घुटनों पर टिका दिया, जिसकी इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुई, फिर भी दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन गया था। दिस इज़ जापान फॉर यू। इनकी हिस्ट्री के ऊपर इनके करंट जनरेशन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट जनरेशन और करंट लोगों ने भाई खास करके इन्होंने इंडिया के भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अपने इंडिया के सबसे पहले जो दिल्ली मेट्रो है वो जापानीज़ के सपोर्ट के कारण आई। इवन तो उस टाइम पे भी भाई बड़े पंगे हुए थे।
क्योंकि आपको याद होगा 1999 में कारगिल वॉर से जस्ट थोड़े दिन पहले ही उस टाइम पर जब जो अपनी दिल्ली मेट्रो से काम वाम स्टार्ट हो चुके थे, जापान की जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी है वो दिल्ली में आ रखे थे और उसी टाइम पर इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, तो ऑलमोस्ट जो अपना दिल्ली मेट्रो का प्लान था ना वो भी ऑलमोस्ट चलाई गया था, लेकिन दोनों तरफ से बात बन गई और जापान ने अपना जो हाथ था वो वापस खींचा नहीं, वरना ऑलमोस्ट यूँ मान लीजिए अपनी दिल्ली मेट्रो और ज़्यादा लेट होती। फिर जापानियों ने अपने को वैसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इवन बुलेट ट्रेन के अंदर भी जापान ने अपने को बहुत सस्ते रेट्स के ऊपर लोन दिए हैं। और चलो ये तो यार उनके लिए है ना इकोनॉमिकल वो हो गया कि भाई वो ऐसी दयावान नहीं है, वो उनको भी पता है कि इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, लेकिन वैसे भी जापानियों ने अच्छा खासा सपोर्ट किया है इंडिया का। लेकिन आप इनको एकदम ऐसे ये सोच के मत लेना कि एकदम भोले से प्राणी हैं और इनकी डार्क हिस्ट्री नहीं है। इनके जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, खास करके इनकी हिस्ट्री के बारे में आप चाइनीज़ बंदों से पूछना, चाइनीज़ बंदे ज़्यादातर जापानियों को पसंद नहीं करते हैं। सेम सीन कोरियंस के साथ है, वो भी कोरियंस भी जापानी लोगों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ज़ख्म है जो जापानियों ने उनको दिया था। लेकिन चाइनीज़ और कोरियंस दोनों ही जापानीज़ प्रोडक्ट्स, जापानीज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जापानीज़ स्टैंडर्ड और जापान में आना ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक सीन है भाई, ये देखिए हिस्ट्री ऑफ काओ में, ये जापान की पुराने वाली ट्रेन, ये 1961 में, ये 1976 में, ये 1989 में, ये 1990 में, ये 1990 में एक और, ये 1994 में, ये 2000 में और ये 2022 में। मेरा भी पहले ना एक दिमाग में थॉट आया था कि यार जापान के ऊपर ये अटैक हुए हिरोशिमा और नागासाकी, ऑफ कोर्स भाई न्यूक्लियर अटैक था, तो इस न्यूक्लियर अटैक के कारण जो रेडिएशन है वो अभी भी हैं या नहीं? तो भाई आंसर है नहीं। उस टाइम पर एक तो उतनी ज़्यादा रेडिएशन थी नहीं और टाइम के साथ साथ जो रेडिएशन थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत रेडिएशन अभी भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो हार्मफुल रेडिएशन नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हों। तो इसी कारण से आपको हिरोशिमा में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन मिलेगी और नागासाकी में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन मिलेगी। और मज़ेदार बात, नागासाकी के ऊपर जो बम गिरा था फैट बॉय, वो आई थिंक हिरोशिमा वाले बम से 2 या 3 गुना बड़ा था, लेकिन डेथ ज़्यादा हिरोशिमा में हुई थी। एक तो कारण क्या था कि हिरोशिमा के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और नागासाकी के पीछे बचने का बड़ा कारण एक तो जहाँ पे सोचा था वहाँ नहीं गिरा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया था, अलग जगह पर चला गया था। और नागासाकी में है ना चारों तरफ पहाड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ की टेरेन देखोगे तो पहाड़ ने है ना लोगों को एज अ प्रोटेक्शन लेयर बचा के रखा। अगर मान लो यहाँ पे बम हुआ और पीछे पहाड़ है और उसके पीछे जगह है ना, तो उन लोगों तक उतने ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं पहुँच पाए। हिरोशिमा में पंगा क्या था कि पूरी लैंड एकदम प्लेन थी और हिरोशिमा के एकदम सिटी सेंटर के बीचों बीच गिरा था और उस टाइम पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। ये वाले फैक्टर थे कि जिसके कारण हिरोशिमा में छोटा बम होते हुए भी नुकसान बहुत ज़्यादा वहाँ पे हुआ। डेथ्स की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास बंदे हिरोशिमा में मरे थे और 70,000 के आसपास लोग नागासाकी में मरे थे। तो ये इधर नागासाकी का रेलवे स्टेशन, और इसी रेलवे स्टेशन के बाहर आपको जैसे अपने हिरोशिमा में थी यहीं से आपको ट्रेन पकड़ के ले जानी पड़ेगी और वो आपको जो एटॉमिक डोम म्यूज़ियम है वहाँ पे उतार देगी। ये देखिए आप एटॉमिक बॉम्ब म्यूज़ियम, पीस पार्क। आफ्टर ओके, बहुत तगड़े तरीके से चला रहे हैं तो भाई साहब। अरिगातो गोजाइमासु। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही प्यारा सा लग रहा है। देखो आप, इससे पीछे जो ट्रैम आ रही है ना वो नई वाली है, लेकिन ये एकदम पुराने वाली ज़्यादा फील दे रही है। नई वाली तो भाई एकदम मॉडर्न, वो तो बस सी लग रही है जैसे। और इंटरेस्टिंगली जो नागासाकी की ट्रैम है ना वो हिरोशिमा से सस्ती है।
हिरोशिमा में ट्रैम आई थिंक 250 येन की थी, अराउंड आपके 160 से 170 रुपये पर जर्नी के। लेकिन वही नागासाकी में 150 150, तो चीपर देन हिरोशिमा। तो यहाँ पे ट्रैम के अंदर सेम सीन हिरोशिमा में भी था, आप है ना कॉइन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो और भाई जापानी इस मामले में भी बहुत ज़्यादा ईमानदार, ये मैंने बहुत रेयर जगह देखा होगा कि जो एग्जैक्ट पैसा है ना उतने ही लेंगे भाई। 10 येन भी एक्स्ट्रा नहीं लेते। 10 येन कितने, 7 रुपये। अगर मान लो कि इनके पास चेंज नहीं है ना तो लेंगे ही नहीं भाई, वो मना कर देंगे। लेकिन वो 1 रुपया 1 येन भी ज़्यादा नहीं ले रहे। तो ये बात मुझे बड़ी यूनिक लगी। कुछ तो है यार इनके अंदर स्पेशल, तभी तो भाई इस लेवल पे इन्होंने चीज़ों को मचा रखा था, पुराने टाइम में भी और अभी भी। ये देखिए एटॉमिक बॉम्ब हाइपो सेंटर, भाई जहाँ पे एग्जैक्टली बॉम्ब गिरा था। यहाँ पे भी बॉम्ब नीचे नहीं गिरा था, थोड़ा ऊपर ही था, आई थिंक अराउंड 500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, पीस स्टैच्यू, फॉर्मर, ये सारी की सारी चीज़ें। पहले इधर चलते हैं। ये है भाई नागासाकी वाले, दिस इज़ द हाइपो सेंटर ऑफ द नागासाकी बॉम्ब। इसी से ही ऊपर 500 मीटर ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ग्राउंड पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था। एग्जैक्टली यही था पॉइंट। वो देख लीजिए उधर है हाइपो सेंटर, और यहाँ पे जिसके ऊपर गिरा ना, यहाँ पे पुराने टाइम में कैथेड्रल होता था। कैथेड्रल मान लीजिए एक पुराना चर्च होता था, तो उस चर्च की ये वाली जो दीवार है ना ये बच गई। पर यार ये दीवार इतनी बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। हाइपो सेंटर से इतनी दूर, हिरोशिमा में तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही तबाह हो गई थी। वैसे अगर टाइमिंग में आप गैप देखोगे ना, पहला गिरा था 6 अगस्त को 8:15 बजे हिरोशिमा में। नागासाकी में गिरा है 9 अगस्त को, 3 दिन बाद 11:02 के ऊपर। और यहाँ पे ऐसा दर्शा रखा है कि जब नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उस टाइम पर यहाँ का ग्राउंड लेवल उस लेवल पे था। वहाँ पे अंदर रहने की जगह दिखा रखी है, मैं अभी थोड़ी देर में नीचे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वहाँ पे एक स्टैचू बना रखा है, एक लेडी है अपने बच्चे को हाथ में लिए हुए, और नीचे उनके फायर लगी हुई है, और उसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग 11:02 और डेट लिखी हुई है। ये देखिए उस टाइम ये था ग्राउंड लेवल। इसमें आप चीज़ें देखोगे तो इसमें मोल्टन पिघले हुए ग्लास, टूटे हुए ग्लास, और पुराना प्लास टाइप मेटालिक आइटम्स भी हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें इसमें आपको दिख रही होंगी, ईंटें भी दिख रही होंगी, सब कुछ जो उस टाइम का था। जापानीज़ गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व करके रखा है ताकि उस टाइम का जो ग्राउंड लेवल है उसको लोग देख पाएँ और समझ पाएँ कि उस टाइम पर चीज़ें कैसी थी। यहाँ पर अंदर चाइना क्ले की जो बर्तन हैं, ये वाला लोहे का कोई इक्विपमेंट है। ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। ऐसे दिखा रहा है कि हर साल कितने न्यूक्लियर टेस्ट हुए। 1945 में पहला हुआ, और फिर 1946 में, भाई 45 में पहला टेस्ट हुआ, उसके बाद में 2 गिरे, 48 में 3, 49 में 1, 51 में पता ही नहीं कितने। हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ये जो एक क्लाउड सा बना हुआ है ना, ये पेड़ सा बना हुआ है, ये एक न्यूक्लियर बम को दिखा रहा है कि उस साल इतने बम टेस्ट हुए। ये देखिए सबसे ज़्यादा बम टेस्ट हुए थे 1962 में, इतने ज़्यादा न्यूक्लियर साइट। ये देखिए यहाँ पे अपना 1974 में अपने इंडिया कंडक्ट्स एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। जो स्माइलिंग बुद्धा है ना, अपने इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था। इसमें जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं ना, सब मेंशन कर रखी हैं यहाँ पे।
फिर अपना नेक्स्ट टेस्ट होना था बीच में, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। और फिर इंडिया ने टेस्ट किए थे 1990, कब किया सर मैं भूल गया, 1999 में किए थे ना। ये देखिए 1998 में इंडिया कंडक्ट्स इज फर्स्ट अंडर न्यू टेस्ट, पाकिस्तान फॉलोज विद ए सिमिलर टेस्ट। A nuclear black market involving the Pakistani scientist A.Q. Khan found to exist. ये अलग अलग कंट्रीज़ के वो रेट्स दिखा रखे हैं भाई, किसके पास कितने हैं। रशिया के पास सबसे ज़्यादा माने जाते हैं 5580, नॉर्थ कोरिया के 50, चाइना के पास 500, इंडिया के पास 170, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225 और अमेरिका के पास 5044। ये देखिए दुनिया की न्यूक्लियर फ्री जोन है, लैटिन अमेरिका पूरा और सेंट्रल अमेरिका। आप लोगों को याद होगा जब मैं उधर मैक्सिको में था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो कभी भी न्यूक्लियर डेवलप नहीं करेंगे। अफ्रीका ने भी यही बोला हुआ है कि अफ्रीका की कोई भी कंट्री न्यूक्लियर कभी भी डेवलप नहीं करेगी। जो ऑरेंज में एरियाज़ है ना, वही हैं जिनके पास न्यूक्लियर है, जो ब्लू में है वो न्यूक्लियर फ्री जोन है, और जो वाइट है उन्होंने कुछ नहीं बोला हुआ। ये जो बाहर ये जो जितने भी ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, इन पहाड़ों ने नागासाकी को बहुत बचा लिया, वरना नागासाकी में और ज़्यादा नुकसान होना था। पूरा जो म्यूज़ियम है भाई लगभग तो मैंने देख लिया है, और बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। इसमें अलग अलग सेगमेंट हैं, और जापानी गवर्नमेंट ने और क्या कर रखा है कि यहाँ पे ना आपको टेस्टिमोनियल्स भी मिलेंगे। टेस्टिमोनियल्स कि भाई जिन लोगों ने उस चीज़ को सहा था, उनके अपनी आप बीती बता रखी है, उनके साथ क्या बीती थी, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। और टेस्टिमोनियल्स कई तो ऐसे हैं कि आप पब्लिकली देख भी नहीं सकते, तो कई ऐसे सेगमेंट से बना रखे हैं, ऐसे स्पेस सी बना रखी हैं जहाँ पे अकेला टीवी होगा और आप अकेले बैठ के ईयरफोन लगा के पूरी टेस्टिमोनियल सुन सकते हो। और यहाँ पे भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, 200 या 100 रुपये एंट्रेंस फीस है, 100 से 120 रुपये। अच्छा काम कर रखा है भाई जापानीज़ गवर्नमेंट ने। यहाँ से पैदल भी जा ही सकते हैं यार, क्या लिफ्ट लूँगा मैं भी। उधर आगे हाइपो सेंटर जहाँ पे भाई बम गिरा था। अब ये देखिए चारों तरफ किस तरीके से पहाड़ हैं, और बम गिरने के बाद भाई ये सारे के सारे पहाड़ एकदम नंगे से हो गए थे, क्योंकि पेड़ पौधे तो बचे नहीं थे। हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है इसमें। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, ये एयर स्ट्राइक बंकर्स थे। यहाँ पे नागासाकी के अंदर एक जगह और है, उस जगह को तेतेयामा बोलते हैं। वहाँ पे जो उस टाइम पे इंपीरियल जापान की जो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, उन्होंने बंकर्स बना रखे थे ताकि अगर मान लो एयर स्ट्राइक हो तो इन बंकर्स में जाके छिप जाएं। ये उस टाइम के बंकर हैं। ये देखिए सिचुएशन एट ग्राउंड जीरो आफ्टर द बॉम्बिंग एंड एयर रेड शेल्टर्स। अब जो भाई बॉम्ब का हाइपो सेंटर तो वो बिल्कुल पास ही, और बीच में कोई पहाड़ वहाड़ भी नहीं था, तो जो लोग इनके अंदर रहे होंगे ना उस टाइम पे चले गए होंगे गलती से, या फिर इसके अंदर ऐसे ही बैठे होंगे, उनके तो बचने के चांसेस हैं ही नहीं, क्योंकि हीट सीधा उनके मुंह पे आके और उनकी बॉडी पे आके लगी होगी। तो ये वाली एयर शेल्टर तो किसी काम की नहीं थी। ये आपको ऊपर से जो बॉम्ब गिर रहे थे उनसे बचा सकती थी, लेकिन अगर आपके शहर के बीचों बीच और बीच में कोई प्रोटेक्शन नहीं और वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहा है तो ये तो उस टाइम के लिए वेस्ट ही थी। ये भाई ये एक पहाड़ी के ऊपर आ गया हूँ मैं, और इस सामने जो ये आपको रूइंस दिख रही है ना, एक टाइम में यहाँ पे जस्ट बिफोर द बॉम्बिंग, बॉम्ब गिरने से पहले यहाँ पे एक प्रिजन होता था, जिसके अंदर जहाँ पर जापानीज़ ने अलग अलग कंट्रीज़ के जो बंदी बना रखे थे उनको रखा होता है। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ का भी नाम मेंशन था। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये पीस मोन्यूमेंट है, और यहाँ पे आके लोग अपने फूल वूल चढ़ाते हैं और वो सारी बातें। हाउस इज़ डैमेज, पीपल लेफ्ट होमलेस 1,20,820,
हाउसेस डैमेज्ड 18,500, जो घर पूरी तरीके से जल गए थे 11,500, जो एकदम पूरे के पूरे भाई मिट्टी में मिल गए थे सब कुछ 1,326 घर। ये देख लीजिए, ये था हाइपो सेंटर और इस तरीके से पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और जो आपने मित्सुबिशी कंपनी का नाम सुना होगा ना, तो मित्सुबिशी कंपनी का यहाँ पे एक आर्म की फैक्ट्री होती थी, आज भी है। अब वो शायद हथियार वथियार नहीं बनाते, वो कुछ और बनाते हैं, लेकिन जो नागासाकी का पोर्ट है उधर आपको मित्सुबिशी कंपनी के कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। वो उस पुराने टाइम में भी एग्जिस्ट करती थी, उस टाइम वो हथियार वथियार बनाते थे, आज वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो उस मित्सुबिशी की जो फैक्ट्री है ना, उसको भी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई थी भाई, वो थोड़ी अलग बच जाती। तो ये देख लीजिए, इन पहाड़ों के पीछे वाली जो जगह है ना, उनके ऊपर रेडिएशन भी कम गई होंगी, और उनके ऊपर हीट का जो हीट वेव थी, जो हीट रे थी भाई, जो सीधी मान लो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एकदम से भाई फुल ब्लास्ट होता है, 1800 से 3000 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँचता है, और वो उतनी तेज़ वो हवा का ही टेम्परेचर बन जाता है भाई, एटमॉस्फेयर में फटा है। तो आप सोच के देखिए, वो उतनी तेज़ हवा जब मेरे पास से आएगी तो भाई मैं उधर ही भस्म हो जाऊंगा, ना मेरी हड्डियां बचेंगी, कुछ नहीं बचेगा, एकदम हवा बन जाऊंगा मैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ हुई थी एक पर्टिकुलर रेडियस में। फिर जैसे जैसे रेडियस बढ़ता गया होगा, वहाँ पे फिर जो डिस्ट्रक्शन था वो कम हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान लोग बताते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो हुआ ना भाई, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो एक क्लाउड बनता है, आपने वीडियो में देखा होगा, फटने के बाद ऊपर एक मशरूम सा बन जाता है पूरे टॉप पे, आज से भाई ऊपर जाके वो जब इकट्ठा एक साथ होता है, उसके बाद एक शॉक वेव निकलती है हवा के साथ। बम फटा तो जो वहाँ पे हवा होती है ना, उसके वो इतनी चार्ज हो जाती है, वो फटती है, जैसे लेबनान में हुआ था। और उसके बाद भाई जब वो मशरूम क्लाउड बनाना, इतना ज़्यादा धुआं आसमान में हो गया था, उसके बाद होती है बारिश, और वो बारिश होती है भाई सबसे ख़तरनाक, क्योंकि वो फटा है, वो सेंटर है, उसके अंदर है दबा के रेडिएशन, और उस रेडिएशन ने हिरोशिमा में भी और नागासाकी में भी दोनों जगह अच्छा खासा नुकसान किया था। उसे न्यूक्लियर रेन बोलते हैं, और वो भाई पानी को पोल्यूट कर देगी, जो जो चीज़ें आसपास हो सकती है ना, सबको पोल्यूट कर देगी। तो ऐसा बता रहे हैं कि लोग पानी के लिए मर रहे थे, और जो पानी वो पी रहे थे वो पूरा रेडिएशन से भरा हुआ था, इससे अच्छा तो ना ही पीते तो अच्छा था। कई लोग ऐसा मंजर बता रहे हैं कि लोग भीख मांग रहे थे कि भाई मुझे मार दो, मुझे मार दो। हाँ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी कभी इधर आओ तो आपको ज़रूर इधर विज़िट करना चाहिए, कि भाई इंसान, किसी गलत इंसान के हाथ में कोई गलत चीज़ आ जाए तो वो क्या क्या कर सकते हैं। ये भाई वापस से इसी ट्रैम को पकड़ना है मुझे, बारिश हो रहा गई है, देखो आप। एक्सक्यूज मी, शिमा स्टेशन? नो? 長崎ステーション。 Yeah? あ、いえいえ。 Okay. ありがとうございます。भाई बारिश हो रही है बाहर, मेरा स्टेशन भी बस अभी आने वाला है, नहीं अभी 2 स्टेशन हो रहा है। अच्छी खासी भीड़ हो गई है ट्रेन के अंदर। आई थिंक अभी स्कूल की छुट्टी भी हुई है और लोग अपने घरों के पे भी वापस जा रहे हैं, सब अच्छे हो रखे हैं ना। ज़्यादा टाइम ट्रेन एकदम खाली थी, अब भीड़ हो गया। और नागासाकी में लोग बातें आपस में कर रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं कि पिन ड्रॉप साइलेंस है, ये थोड़ा कम देखने को मिलता है जापान के अंदर। ये हैंडल मस्त है यार इनका। अरिगातो। भाई इधर ये रुकी हुई है, ट्रेन के भी चलने के अपने अपने रूल होते हैं भाई, और कई जगह तो भाई बड़े एक्सीडेंट भी होते हैं। कभी कोई ट्रेन वाला बस में ठोक देता है, कभी ट्रेन वाले बस में ठोक देते हैं, गाड़ी में ठोक देते हैं। किसको लग रहा होगा कि भाई इस शहर के ऊपर आज से लगभग 70-80 साल पहले, 70 के 80 साल तो हो ही गए, इस साल 80 साल हो जाएंगे हिरोशिमा और नागासाकी को, 80 ईयर्स। तो इस शहर के अंदर 80 साल पहले भाई न्यूक्लियर बम फटा था। जापानियों ने कुछ भी करो, लेकिन इस शहर की काया पलट कर दी वापस से। अब भाई पहुंच गया हूँ मैं, ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, यही है रेलवे स्टेशन। आइसक्रीम नाउ यू हैवバイアイスクリームと200円オフ。नो जापानीज I know इंग्लिश। Japanese English
私イングリッシュは私もイングリッシュできます。 No English. あ、ちょっと待って This ice cream there, yes? Yes, yes, yes. There. Okay. Which one is good? This good? I ate this. Oh, chocolate. I don't like chocolate. 翻訳アプリを使うしかないこれは Oh, Japanese. Okay, okay, okay. Yeah, yeah. Translate. アイスを買うと200円の割引をするクーポンをあげます If you buy ice cream, you can get. Ah, okay. OK? Okay. 翻訳アプリスロット残ってます。ストロベリー。 Yeah, strawberry. Yes, strawberry. ワン？ One, yeah. ワンと。How much? 350円350。言えないはい、ありがとうござい Okay. ます。For you. This is Thailand. For you. Thailand. Souvenir. Please? Yes. Thank you. Okay. Bye bye. どこのお金ですかあ、お金それ会計これですか Huh? But I go now. no. I go now. Yeah, leaving. Yeah. Okay. Bye bye. Arigato gozaimasu. Bye bye. Arigato gozaimasu. बाय बाय भाई अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा मैं तो निकलने से पहले जैसे कल मैंने खाए थे ना वहाँ पे हिरोशिमा में नूडल्स वैसे ही रामेन आज खाने वाला हूँ और ये कल की तरह मुझे ये पेपर का बना हुआ एप्रोन मिल गया है पहले मुझे लग रहा था कि कल मैंने इसको गलत ही पहना लेकिन भाई ये रामेन खाते टाइम है ना थोड़ा बहुत तेल इधर उधर ना हो ऐसा होगा ही नहीं और ये भाई साथ में ऑरेंज जूस कल ये कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा बढ़िया लगा था Arigato. ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं हाफ लिया है मैंने इतनी भूख है भी नहीं यार जो मेरा खाना था डिनर ऑलरेडी हो चुका है जापानी लोग हैं ना वैसे भी डिनर इसी टाइम पे कर लेते हैं भाई सनसेट से पहले है ना इनका डिनर हो जाता है नॉर्मली यही कल्चर देखा है मैंने ऐसे काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो बाद में भी करते रहते हैं लेकिन एक जो टिपिकल जापानीज़ बंदे हैं वो इसी टाइम पे करते हैं अब भाई मैं अपना बैग पिकअप करने जा रहा हूँ लॉकर्स कहाँ वहाँ पे हैं कॉइन लॉकर्स अब एक बार खोलती है ना ये फिर 500 वो मांगने लग जाएगा अब एक बार खोलने के बाद मैं इसके अंदर वापस नहीं डाल सकता अगर वापस यूज़ करना है तो फिर से पैसे डालने पड़ेंगे अरे बाप अरे यार जो एटॉमिक वाली जगह से कुछ छोटे मोटे ये बुकलेट ली ये है मेरी आज की उसकी नागासाकी म्यूज़ियम की टिकट जो जाएगी मेरे इसके अंदर चलो अब निकलते हैं यहाँ से टिकट करवाते हैं रिज़र्व करवा लेता हूँ ऐसे बिना रिज़र्व कर मुँह उठा के भी जा सकता हूँ लेकिन रिज़र्व करवा ही लेता हूँ यार तो अभी मुझे पता नहीं है कि अगली मेरी कौन सी डेस्टिनेशन होने वाली है मैं बस यहाँ से नागासाकी में नहीं रुकना चाहता आज भाई अभी मैंने टिकट तो करवा लिया कोगोशिमा की वही अपने JR पास से टिकट फ्री में मिल गई मुझे मैं एक बार को एंट्री ले लेता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शिनकानसेन पकड़ के यहाँ से निकलना है मुझे ये भाई बैठ गया हूँ मैं और ट्रेन निकल भी गई है टाइम से ये स्पीडोमीटर में देखिए भाई 197
अब पंगा ये है कि जापान में पता नहीं दिखाते क्यों नहीं है, चाइना वाइना वाले तो सारे दिखाते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या है। यार कनेक्टिविटी के मामले में ना जो मैंने जापान और चाइना के अंदर देखा है ना वो वैसा कहीं पे भी नहीं है भाई। इनकी कनेक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छी हुआ है भाई। किस तरीके से इन्होंने मेट्रो स्टेशन को रेलवे स्टेशन को आपस में कनेक्ट कर रखा है और किस तरीके से इनके शिनकानसेन और जो लोकल ट्रेन है उनको कैसे कनेक्ट कर रखा है। आई होप अपनी इंडिया में जो आगे ये बन रहे हैं बड़े बड़े हब्स बुलेट ट्रेन वाले, इनमें इसी टाइप की कनेक्टिविटी हो जाए। ये तगड़ी चीज़ है भाई ये JR पास। हाँ लोकल ट्रेन एंट्रेंस, लोकल लाइन में अभी मुझे वापस एंट्री लेनी है। अब भाई मुझे ये वाली ट्रेन पकड़नी है, ये वाली ट्रेन ये निकलेगी यहाँ से 11:03 पे, अब से 15 मिनट बाद, और फिर मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा फॉर माई हॉस्टल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश अच्छी खासी हो रही है अभी, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। जो शिनकानसेन है वो ऊपर वाला इस है पूरा, वो यहाँ से दिख रही है ना छोटी सी जो बनी हुई है ना ऊपर जो लाइट आ रही है, वहीं से नीचे आया हूँ मैं अभी। अब तक किसी भी ट्रेन के अंदर मैंने स्मेल आते हुए नहीं देखी थी, इसके अंदर स्मेल आ रही है, स्मेल भी अजीब सी आ रही है। ये देखिए Instruction in the event of a tsunami is expected. Direction in the event of tsunami is expected. तो भाई पूरे जापान में ही है ना हर टाइम ये लोग तैयार रहते हैं सुनामी और अर्थक्वेक को लेके। अगर ये न्यूक्लियर वाला नहीं, जापान के अंदर सुनामी और अर्थक्वेक वाला भी बहुत बड़ा पंगा है। कुछ ये वाली ट्रेन कुछ ज़्यादा ही बाउंस कर रही है, जैसे अपनी लोकल नहीं अपनी इंडियन रेलवेज नहीं करती हैं, कुछ रूट्स के ऊपर कूदने लग जाती है खट्टक। नहीं भाई इंडियन रेलवेज भी इतना नहीं। आप लोगों को याद है जब मैं बर्मा में ट्रैवल कर रहा था तो बर्मीज ट्रेन कैसे कूद रही थी, ऑलमोस्ट वैसे से ही। वैसे इसके अंदर टॉयलेट भी है भाई एक, नॉर्मली लोकल ट्रेन के अंदर जापान में मैंने टॉयलेट नहीं देखा है लेकिन इसके अंदर है। हल्की हल्की बारिश आ रही है, लगभग बारिश भी रुक सी गई है। वैसे दिन के टाइम तो है ना यहाँ पे मुझे ट्रैम मिल जाती, लेकिन अब यहाँ पे ट्रैम है नहीं तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाने में पंगा नहीं है, 1 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस बारिश रुकी नहीं है तो उस साइड फैमिली मार्ट है, वहाँ से छाता खरीद के लेके आना पड़ेगा मुझे। और कोई फैमिली मार्ट आसपास दिख नहीं रहा है। सर्च करोगे फैमिली मार्ट, यहाँ पे जापान के अंदर फैमिली मार्ट तो हर कोने कोने पे ही होते हैं। क्या दिखा रहा है ये मुझे, उधर है भाई फैमिली मार्ट। ये ले लिया भाई छोटका सा। ओके 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 यस ओके हाय कैन दिस अरिगातो। भाई अम्ब्रेला सिर्फ आपको जापान में मिलेंगे जो एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप वाले, इसके अलावा मैंने और कहीं इतने देखे नहीं हैं। हाँ अब ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला में पहली बार। जापान के चक्करों में कहीं मैं पासपोर्ट ना भिगा दूँ उसका ध्यान रख रहा हूँ मैं। भाई बारिश कुछ ज़्यादा ही होने लग गई यार ये तो। साला कल की तरह हॉस्टल बंद ना मिल जाए कि वहाँ पे वापस से पंगे हो जाए। ये देखिए भाई हॉस्टल में पहुँच गया हूँ। हॉस्टल के एंट्री पे ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। यार अभी पहुँचा हूँ मैं। यहाँ पे एक सिस्टम सा बना रखा है कि एक्सेल सीट में नाम होना चाहिए। अब मेरा एक्सेल सीट में नाम नहीं है, मैं क्या करूँ भाई। तगड़े सिस्टम है भाई जापानियों के। जूते भीग गए हैं मेरे भाई, शाबाश। पैंट भीग गई है।